देह बनाता हूं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सरकार के मंत्री भूपेंद्र यादव बंगाल को लेकर बैठक कर रहे हैं। आप जानते हैं भूपेंद्र यादव किस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं? ये पर्यावरण मंत्री हैं। क्या आपने इन्हें कभी भी दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है उस पर एक भी बयान देते हुए सुना? पराली को लेकर प्रदूषण हो रहा है, क्या पर्यावरण मंत्री ने अब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई? क्या कभी भी भूपेंद्र यादव अपने मंत्रालय से जुड़ी बात पर कोई जवाब देते हैं? कतई नहीं देते हैं। और कई पत्रकार इस बात को लेकर खुश हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी अभी बिहार का चुनाव जीती और बंगाल में लग गई। इनमें से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल भी पूछते हैं, तो मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात, आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हमारे पर्यावरण मंत्री जो हैं, जिस मंत्रालय से जुड़े हैं, उसका एक भी सवाल हो उसका जवाब नहीं देते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जेब में पैसा होना तो आप रोड शो भी करते हैं, बैठके भी करते हैं। जी हां, जब जेब में पैसा हो, गुप्त चुनावी चंदा यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आया था, वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था, मगर वो पैसा किसकी जेब में और कितना गया इसकी जांच नहीं हुई। जय चंद्रचूड़ बाबा की। कहने का अर्थ साफ है, जब जेब में पैसा हो तो आप इस तरह की हजारों बैठकें कर सकते हैं, हजारों रोड शोज कर सकते हैं, मगर जो सवाल है उन सवालों के जवाब देना भी जरूरी है। मसलन पर्यावरण मंत्री बंगाल की बैठक कर रहे हैं, मगर साहब मजाल है अपने मंत्रालय से जुड़े किसी सवाल का जवाब दें। मगर आज मैं आपके सामने कुछ और गंभीर मुद्दे भी लेकर आया हूं। इस कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से बीजेपी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा से सवाल क्यों करता हूं। भाजपा सत्ता में है भाई साहब, भाजपा सत्ता में है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रधानमंत्री नहीं है। जो प्रधानमंत्री है, जो सत्ता में है, जो सवालों से भागता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करता है, मैं उससे सवाल पूछता हूं। नौगाम, दिल्ली धमाके, बिहार में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर असम का एक मंत्री और उसका भड़काऊ बयान, अखलाक जो कि दादरी में मारा गया था एक झूठे केस में, उसके जितने हत्यारे उनके खिलाफ सभी केसेस वापस। यह हुआ है पिछले 24 घंटों में। एक एक मुद्दे की चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले नौगाम। खबर क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। छोटे छोटे ट्रक्स में यह अमोनियम नाइट्रेट नौगाम भेजा जाता है, मगर वहां पर एक धमाका हो जाता है जिसमें 9 लोग मारे जाते हैं। इनमें से मारे जाने वाला यह पुलिस ऑफिसर भी था दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है। कितना छोटा बच्चा है। जब यह बच्चा बड़ा होगा तो इसके पास इसके पिता के साथ बिताए गए पलों की कोई याद नहीं होगी। वो इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर लगातार रोएगा, क्योंकि यही उसकी किस्मत है, यही उसकी नियति है। मैं नौगाम हमले की क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि पुलिस ने एक बयान जारी कर दिया है आपके स्क्रीन पर। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में देर रात हुए भीषण धमाके ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला दिया। इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि थाना परिसर की इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह धमाका हादसा था, सैंपल लेते वक्त हुआ हादसा। सैंपल लिया जा रहा था और यह हादसा था, यह आतंकवादी हमला नहीं था। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि PAFF नाम का एक आतंकवादी गुट, जिसे पाकिस्तान का समर्थन हासिल है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अब दिलचस्प बात क्या है मैं आपको बताता हूं। एक आतंकवादी गुट ने इसकी जिम्मेदारी ली है, मगर नहीं साहब, ना भाजपा सरकार, ना कोई गोदी मीडिया का चाटुकार यह कह रहा है या पाकिस्तान पर उंगली उठा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब याद कीजिएगा क्या कहा था बीजेपी सरकार ने कि एक और आतंकवादी हमला और हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। दिल्ली धमाका होता है और खुद जांच एजेंसीज क्या खबरें जारी करती हैं। वो ये कहती हैं
कि जो 2 डॉक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं वो टर्की गए थे और वहां पर उनके कुछ पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मुलाकात हुए थे। यानी गोदी मीडिया के मुताबिक, सरकारी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का एंगल है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, अगले ही दिन हम पाकिस्तान पर दोष मढ़ देते हैं। मैं अपनी सरकार और उसकी एजेंसीज पर विश्वास करता हूं और फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। नौगाम में पाकिस्तानी आतंकवादी गुट ने जिम्मेदारी ली। दिल्ली धमाकों में खुद गोदी मीडिया बार बार कहता रहा कि एक डॉक्टर जो थे वो टर्की गए, वहां पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मुलाकात की। मगर अब तक आपने देखा होगा ना कोई गोदी मीडिया, ना कोई भाजपा पाकिस्तान पर सवाल नहीं उठा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप किसी कोने में बैठकर हंस रहा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 56 बार कहा कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और भारत और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। आप इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों? जब मन किया पाकिस्तान का जिक्र कर दिया और अब इस नौगाम हमले में एक पाकिस्तानी गुट जिम्मेदारी ले रहा है, मगर उसे हादसा बताया जा रहा है। और गोदी मीडिया का पत्रकार क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? Death toll in Nogam police state explosion in Srinagar, Kashmir rises to 9 with 29 others injured. This was not a terror attack but accidental explosion during examination of explosives. Pakistani groups are claiming responsibility for their publicity. It's a trap. यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी गुट इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, मगर यह एक ट्रैप है, फंसिएगा मत। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, पहलगाम में जो हमला हुआ था, सबसे बड़ी बात, बैसरण को खाली क्यों छोड़ दिया गया था? वहां टूरिस्ट गए, टूरिस्ट को मार दिया गया। वहां पुलिस होती, सुरक्षा कर्मी होते, तो आतंकवादी ये हिमाकत नहीं कर सकते थे। अब कोई पाकिस्तानी एंगल की बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था। क्या यह लिंक है? यह मेरा सवाल है। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अब भी नहीं कह रहा हूं कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान है। मैं आपके दोहरे मापदंड की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूं। सीधा सा सवाल, नौगाम में एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, मगर हमारा मीडिया कह रहा है कि एक ट्रैप है, इसमें मत फंसिए। हमारी सरकार और जो पुलिसकर्मी हैं इसे क्या बतला रहे हैं? इसे ये लोग एक हादसा बता रहे हैं। तो मुझे बताइए, इस मुद्दे पर किसी की जवाबदेही होनी चाहिए कि नहीं? देश के गृह मंत्री अमित शाह की कोई जवाबदेही है कि नहीं? दिल्ली में आतंकवादी हमला हो जाता है और फिर पूरा जो नैरेटिव है, पूरा जो संवाद है, किस तरफ चले जाता है कि भाई ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। मानो 13 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं जो दिल्ली धमाके में मारे गए। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है देश के गृह मंत्री से कि 2900 किलोग्राम विस्फोटक आखिर फरीदाबाद में पहुंचा कैसे। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि डॉक्टर उमर जो आतंकवादी था, जो सुसाइड बॉम्बर था, वो गाड़ी लेकर लाल किले के आसपास कैसे घूम रहा था, वहां तक वो पहुंचा कैसे। ये सवालात है ना साहब, ये सवाल पूछे जाने चाहिए देश हित में, जनता के हित में। जवाबदेही किसकी है बताइए? बंगाल को लेकर आपने शुरू कर दी, कवायद शुरू कर दी, चलिए आप बंगाल भी जीत जाएंगे। मेरा सीधा सवाल, मंत्रियों की कोई जवाबदेही है? प्रदूषण के प्रति पर्यावरण मंत्री की जवाबदेही है? देश की जो आंतरिक हालत बिगड़ रहे हैं उसको लेकर गृह मंत्री की कोई जवाबदेही है? ये सवालात हैं, इन सवालों से मत बचिए। और अगर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं इस देश का हितैषी हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, एक देशभक्त हूं, और एक देशभक्त होने के नाते यह सवाल पूछ रहा हूं। फिर अपने गिरेबान में झांकिए और बोलिए यह सवाल वाजिब है या नहीं है। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी शिक्षा को लेकर है, पेपर लीक ना हो इसको लेकर है। वो जश्न मना रहे हैं बिहार का, उनका इंटरव्यू इंडिया टुडे यहां पर कर रहा है। क्या इन मंत्री महोदय की कोई जिम्मेदारी है अपने महकमे को लेकर? याद कीजिएगा, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब इस व्यक्ति ने मानने से इनकार कर दिया था कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अदालत को दखल देना पड़ा, तब इनको अपने तेवर बदलने पड़े। ना अमित शाह की कोई जवाबदेही है, ना भूपेंद्र यादव की कोई जवाबदेही है, और ना धर्मेंद्र प्रधान की अपने महकमे को लेकर कोई भी जवाबदेही है। इनसे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है,
क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह कह गए हैं कि यह एनडीए की सरकार है, यह भाजपा की सरकार है, यहां कोई इस्तीफा नहीं देता। चलिए इस्तीफा मत दीजिए, सवालों का जवाब तो दीजिए, या सवालों के जवाब देना ही देशद्रोह हो जाएगा? बताइए। उल्टा बिहार में सरकार बन गई और असम का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो भड़काऊ बयान दे रहा है। आपकी स्क्रीन पर उनका जो मंत्री है अशोक सिंघल, बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग। बिहार ने गोभी की खेती को लेकर स्वीकृति दी। अब आप कहेंगे इसके क्या मायने हैं? दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं साकेत गोखले, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो अशोक सिंघल यहां पर गोभी की खेती की बात कर रहे हैं, दरअसल वो जिक्र कर रहे हैं 1989 के भागलपुर नरसंहार को, जहां पर बड़ी तादाद में मुसलमानों का नरसंहार कर दिया गया था महज अफवाहों के आधार पर। अफवाह यह थी कि बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मार दिया गया है और उसके परिणाम में मुसलमानों को मारा गया बड़ी तादाद में, और उन्हें मारने के बाद उन्हें दफना दिया गया और उसके ऊपर गोभी की फसल लगा दी गई, और उससे जाना जाता है गोभी की खेती या गोभी फार्मिंग को लेकर। अशोक सिंघल के इस बयान को लेकर इसलिए साकेत गोखले जो हैं वो प्रहार कर रहे हैं। सरल शब्दों में पूरा मामला क्या था मैं आपको बता देता हूं। अफवाह क्या थी आपके स्क्रीन पर। हिंसा भड़काने में अफवाहों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भागलपुर में सबसे ज्यादा फैलाई गई एक झूठी अफवाह यह थी कि करीब 200 हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों को मुसलमानों ने मार दिया। एक और अफवाह चली कि 31 हिंदू लड़कों की हत्या कर दी गई और उनकी लाशें संस्कृत कॉलेज के कुएं में फेंक दी गई। ये सब झूठी बातें बहुत तेजी से फैल गईं। ऊपर से कुछ अफसरों और स्थानीय लोगों की भड़काऊ बयानबाजी और नफरती नारे ने आग में घी का काम शुरू कर दिया। 1989 का भागलपुर दंगा इतना खूनी था कि करीब 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ अफवाहों के आधार पर। और जैसे मैंने कहा, कई जगहों पर जहां मुसलमानों को दफनाया गया, ऊपर गोभी की खेती जो है वो कर दी गई। और यहां पर साकेत गोखले जो हैं जिक्र कर रहे हैं अशोक सिंघल के इस बयान का। अशोक सिंघल को जवाब देना चाहिए, जब वो गोभी फार्मिंग की बात कर रहे हैं या गोभी की खेती की बात कर रहे हैं, तो क्या वो ताना मार रहे हैं, क्या वो धमकी दे रहे हैं, क्या वो जिक्र कर रहे हैं भागलपुर के 1989 के इतिहास की? वो मामला क्या था, गौर फरमाएं। 1989 का भागलपुर मुस्लिम नरसंहार बिहार में हुआ एक बड़ा संगठित और बेहद खूनी दंगा था, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों, ज्यादातर मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और हजारों लोग उजड़कर बेघर हो गए थे। इस हिंसा की चिंगारी एक धार्मिक रामशिला जुलूस से भड़की जो मुस्लिम इलाकों से होकर जा रहा था। जुलूस पर एक मुस्लिम स्कूल के पास से देसी बम फेंके गए। किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कुछ पुलिस वाले घायल हो गए। उस समय राम मंदिर आंदोलन के चलते पहले से ही हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत गहरा था और इसी माहौल में यह घटना बड़े दंगे में बदल गई। अफवाह फैली उस वक्त और नतीजा आपके सामने है। और तब ये जो गोभी फार्मिंग या गोभी की खेती वाला मामला सामने आता है, जिसका जिक्र अशोक सिंघल यहां कर रहे हैं। अशोक सिंघल सामने आए और स्पष्ट करें कि क्या इनका बयान एक मासूम बयान है या इसके जरिए वो धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और घटना का जिक्र करता हूं। यह है आरके सिंह, पूर्व नौकरशाह, पूर्व भाजपा के मंत्री। याद कीजिएगा, चुनावों के दौरान उन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी की बात की थी। अब वो घोटाला हुआ नहीं हुआ, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर अब आरके सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। उन्होंने खुद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गौतम अडानी का नाम ले दिया। गौतम अडानी का नाम आप कैसे ले सकते हैं साहब? वो तो वो नाम है जो लिया नहीं जा सकता। तो कहने का अर्थ साफ है, मैं उस मुद्दे के मेरिट्स में नहीं जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार हुआ नहीं हुआ, मगर आरके सिंह ने जैसे ही गौतम अडानी का नाम लिया, पार्टी से बाहर। यह व्यक्ति एक पूर्व नौकरशाह रहा है, पूर्व मंत्री रहा है, मगर नहीं साहब, जैसे ही आपने अडानी का नाम लिया, बाहर। तो जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है। जवाबदेही तब है जब आप गौतम अडानी का नाम लें। कम से कम यह मामला यह प्रमाणित कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों भाई? स्पष्ट किया जाए ना। आगे देखिए साहब,
आगे दोस्तों, आउटलुक की मोहम्मद अली की इस खबर पर जिक्र कीजिएगा। योगी आदित्यनाथ ने दादरी में मारे गए अखलाक के जितने हत्यारे थे, आरोपी थे, उनके खिलाफ सारे केसेस वापस ले लिए हैं। यह वो अखलाक है दादरी में जिसके बारे में यह अफवाह फैलाई गई कि उनके फ्रिज में गौमांस है। ऐसे कोई सबूत सामने नहीं थे। वहां पर स्थानीय मंदिर से ऐलान हुआ, लोग वहां इकट्ठे हुए और अखलाक को लिंच कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। अब योगी सरकार ने सारे केसेस वापस ले लिए हैं। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 321 के तहत अर्जी दी है कि मोहम्मद अखलाक की हत्या के मामले में आरोपियों पर लगे सारे आरोप, यहां तक कि हत्या का आरोप भी वापस ले लिए जाए। यह आरोप वापस लेने की रिक्वेस्ट, जिसे यूपी के राज्यपाल की लिखित मंजूरी मिल गई है, गौतम बुद्ध नगर की अपर सेशंस कोर्ट में दाखिल की गई है। 2015 की यह मॉब लिंचिंग जो बीफ की अफवाहों से भड़की थी, देश भर में भीड़तंत्र, सांप्रदायिक तनाव और खाने की राजनीति पर एक बड़ा मुद्दा बन गई है। तो अखलाक को किसने मारा? आपने केस वापस ले लिया। क्या अखलाक ने आत्महत्या कर ली? वो जो अखलाक के शरीर पर घाव थे, क्या उसने खुद ने दिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके परिवार ने वो घाव दे दिए? मैंने कहा ना दोस्तों, कोई जवाबदेही नहीं है। कई लोग खुश हो रहे होंगे, कई लोग खुश हो रहे होंगे कि चलो बच गए, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कैसी सरकार है जो गुनाहगारों को, आरोपियों को, अपराधियों को बढ़ावा देती है? एक हत्या हुई है ना, कानून का निजाम होना चाहिए। जिसने हत्या की, कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत उसे गुजरना चाहिए, मगर सरकार ने वो केसेस वापस ले लिए। मैंने कहा ना दोस्तों, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। ना असम में मंत्रियों के भड़काऊ बयान को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा आए दिन भड़काऊ बयान देते रहते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ भी करे, कोई जवाबदेही नहीं है। केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों की कोई जवाबदेही नहीं है। बताइए, ऐसे में हम सवाल किससे पूछें? कोई तो जवाबदेह बने। क्योंकि दोस्तों, मैं तो सवाल पूछता रहूंगा, जवाब मांगता रहूंगा, यह मेरा वादा है।